नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसने कांपते हाथों से अपनी मांग के सिंदूर को दिखाया। वह सब समझ गई। उसने कहा, तू पहले बैठ, तू पहले जी भरकर रो ले, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। आज की हमारी कहानी है सुमन जी की लिखी हुई कहानी अतीत के साए। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अतीत के साए। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि वह स्वयं भी समझ नहीं पाई। उस स्थिति से उबरने में उसे कुछ समय लगा। हालांकि आगे भी सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि यह कहना कतई ठीक न होगा कि वह उस स्थिति से उबर चुकी है। बस उसकी पलकें ही तो नम नहीं हुई थी, बाकी मन के भीतर तो आंसू का सैलाब उमड़ रहा था। वह खुलकर रोना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं थी। आखिर खुशी के क्षणों में रोना एक तो बदशगनी कहलाता और दूसरा कोई कारण भी तो होना चाहिए रोने के लिए। नहीं, कारण तो है, पर वो किसी को बता या समझा नहीं सकती, क्योंकि उस कारण को लेकर वो स्वयं भी आश्वस्त नहीं है, केवल भ्रमित है। फिर मात्र भ्रम के आधार पर वो कैसे सब कुछ खुलकर उड़ेल सकती है? वजह का ठोस होना भी तो नितांत ज़रूरी है। अचानक ही ऐसा घटित हो जाएगा, इसकी उसने कल्पना तक नहीं की थी। पहले से कुछ आभास होता तो वह तैयार रहती और अपने मन को भी तसल्ली दे देती। बात काफ़ी समय से चल रही थी, लेकिन वह कोई निश्चित रूप ले लेगी ऐसा उसने सोचा तक नहीं था। दीदी की शादी तय हो जाने के बाद पापा चाहते थे कि उसकी भी शादी कहीं तय हो जाए, ताकि दोनों बेटियों का ब्याह इकट्ठे करके वह चैन की सांस ले सके। आखिर ऐसा कौन सा पिता होगा जो अपनी जिम्मेदारियों से वक्त रहते मुक्त नहीं होना चाहता। फिर लड़कियों का ब्याह तो समय पर रहते हो ही जाना चाहिए। सुबह घर फोन आया कि शाम को लड़के लड़की की एक बार मुलाकात करवा दे। लड़का भी मुंबई से दिल्ली आया हुआ है, इसलिए अभी देख ले तो बात आगे बढ़े। शाम को भैया भाभी के साथ वह एक होटल में उससे मिलने गई। वहीं औपचारिक बातों के बीच परिचय हुआ और उनके घर पहुंचने से पहले ही लड़के का जवाब और उसके घर वालों की सहमति की सूचना फ़ोन पर आ भी गई। रात को ही पापा और भैया जाकर लड़के को रोक आए। घर में सब इतने खुश थे कि उसकी उदासी को किसी ने देखा ही नहीं। कोई भाप ही नहीं पाया कि वह उदास है। किसी ने सोचा तक नहीं होगा कि इतना अच्छा रिश्ता और इंजीनियर लड़का पाकर कोई लड़की नाखुश भी हो सकती है। माँ तो इतनी भाव विह्वल हो उठी थी कि बार बार ईश्वर का धन्यवाद कर रही थी। उसकी किस्मत की भी सराहना कर रही थी कि पहली बार में बात तय हो गई, वरना लड़की वालों को कितने धक्के खाने पड़ते हैं, खासकर मध्यम वर्ग परिवार की लड़की, और तब तो और भी जब वह सामान्य से दिखने वाली हो। हाँ, सच है कि वह एक बिल्कुल साधारण सी दिखने वाली लड़की है। गेहुआ रंग, पतली दुबली काया और सामान्य से ज़्यादा ऊंचाई। नैन नक्श भी कोई तराशे हुए नहीं कहे जा सकते। ना ही उसकी देह यष्टि को देखकर ही कोई लड़का दीवाना हो सकता है। बस शायद उसके गुण देखे गए हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन करके वह सेक्रेटरी का कोर्स कर चुकी है और उसके बाद में सिटी बैंक जैसी जगह पर अच्छी खासी तनख्वाह पा रही थी। आजकल रूप सौंदर्य या घर के कामों में निपुण होना उतना मायने नहीं रखता जितना कि अच्छी नौकरी में होना। उसने अपने भीतर के सैलाब को छिपाते हुए बस हल्की सी आवाज़ में इतना ही पूछा था कि लड़के से अच्छी तरह से पूछ लो, कहीं अपने माँ बाप के दबाव में आकर तो उसने हाँ नहीं कर दी है। यह पूछते हुए उसे कहीं यह उम्मीद भी थी कि कोई उसकी इच्छा जानना चाहेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। बल्कि सुबह वे लोग उसकी गोद भरने आ गए और भैया ने लड़के से स्पष्ट यह बात पूछ भी ली, तो उसने साफ साफ कह दिया कि इस रिश्ते में उसकी पूर्व सहमति शामिल है। जब उसकी उंगली में
लड़के ने अंगूठी पहनाई और रस्म के अनुसार मांग भी भर दी तो वह कुछ समझ नहीं पाई। असमंजस की स्थिति घेरे हुए थी उसे। उसका मन उसे विरोध करने के लिए कह रहा था, लेकिन वह विरोध करती भी कैसे, किस साहस से? उसके पास कोई आधार भी तो नहीं था। जैसे ही शाम हुई उसके लिए अब और रुकना नामुमकिन हो गया। वो ये कहकर कि कुछ किताबें लेनी हैं, घर से उठकर सीधी भारती दीदी के घर पहुंच गई। उस समय वह इतनी परेशान और रुआंसी हो रही थी कि शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। इसलिए दरवाज़ा खुलते ही सामने जब भारती दीदी को खड़े पाया तो भी उससे कुछ कहा नहीं गया। सिर्फ कांपते हाथों से उसने अपनी सिंदूर भरी मांग की ओर इशारा किया। भारती उसके दिल के हाल से परिचित थी, इसलिए सब समझ गई। उसे बैठाकर पहले पानी पिलाया, फिर बोली, पहले तू जी भर के रो ले वीनू, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँ दीदी, सब कुछ ऐसे हो जाएगा ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। अब क्या होगा? वीनू के अंदर छिपा सैलाब उमड़ पड़ा और वह फफक फफक कर रो पड़ी। कुछ नहीं, बस स्वीकार कर ले। वैसे भी तू एक आधारहीन बात ही को तो पकड़े हुए बैठी थी। जब तक रिश्तों में कमिटमेंट ना हो उनसे जुड़े रहना बेकार है, खासकर ऐसे रिश्ते में। जिंदगी में आने वाला पहला पुरुष जो तुम्हारी तारीफ करे उसकी ओर आकर्षित हो जाना तो सहज ही है, लेकिन वो प्यार नहीं होता वीनू, मात्र इन्फैचुएशन होता है। फिर तू उसे जानती भी कितना है रे? मात्र 3 महीने की मुलाकात को जिंदगी भर का साथ मान लेना सही नहीं है। नहीं वीनू, जो हुआ है उसे ही सच मान ले। अच्छा हुआ कि तू अब तक अजय से इमोशनल रूप से बहुत ज़्यादा जुड़ नहीं पाई थी। शादी के बाद उसे भूलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। दीदी आप। हाँ वीनू, सब कुछ जानते समझते भी ऐसा प्रश्न क्यों कर बैठी है तू? मैं तुझे कोई गलत सलाह थोड़ी दे रही हूँ। तेरे सामने एक जीता जागता मेरी बात का उदाहरण मैं ही हूँ। फिर भी, कहते कहते भारती की आवाज़ भर्रा गई थी। दीदी मैं फ़ोन कर लूँ? हिम्मत तो नहीं हो रही, पता नहीं शब्द साथ दे भी या नहीं। नहीं, फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है, इस तरह तो मामला उलझ जाएगा। तू मान ले कि दी एंड हो गया। नहीं दीदी, बस आखिरी बार अजय से बात कर लूँ, उसे बता दूँ? वीनू ने आग्रह किया। कर, तेरी मर्जी, लेकिन इस आखिरी बार का कहीं और कभी अंत नहीं होता। मनुष्य की जिजीविषा इतनी प्रबल होती है कि उनका कोई आखिरी छोर नहीं होता। हम जितना उन्हें छोड़ने की कोशिश करते हैं ना, वे उतनी ही बढ़ती जाती है। रिसीवर हाथ में उठाकर कुछ देर वीनू पकड़े बैठी रही, फिर उसने वैसे ही नीचे भी रख दिया। क्यों? रिसीवर नीचे क्यों रख दिया? तू फ़ोन कर रही है ना? हाँ दीदी, लेकिन मैं उसे कहूँगी क्या? सीधे सीधे कह दे कि एक खुशखबरी है, बस। ला, तुझसे नहीं कहा जाता तो मैं ही कह देती हूँ। वीनू ने कांपते हाथों से फ़ोन उठा लिया। हेलो हेलो, मेरी एंगेजमेंट हो गई है, क्या तुम मुझसे एक बार मिल सकते हो? वीनू ने भर्राए स्वर में फ़ोन पर कहा। फिर भारती को बताने लगी। दीदी, अजय बहुत नाराज़ हो रहा था, कह रहा था ये हो कैसे गया, अब कल मिलेगा, तू मत मिल उससे। नहीं दीदी, नहीं मिली तो गुबार मन में जम जाएगा। देख, वह तुझसे कल भी कुछ नहीं कहेगा। मुझे नहीं लगता कि वह किसी कमिटमेंट में बंधने वाला लड़का है। तुम दोनों एक जगह काम करते थे, दोस्ती हो गई, उसने काम में तेरी मदद कर दी और तू तो उसे प्यार समझ बैठी। प्यार ये नहीं होता, और मान लो वह भी तुझे प्यार करता है, तो क्या तुझ में इतनी हिम्मत है क्या कि तू उसे अपने माँ बाप के सामने लाकर खड़ा कर दे और ये सगाई तोड़ दे? नहीं दीदी, कतई नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? एक तो वह दूसरी जाति का है, फिर माँ बाप की इज्जत।
कहते कहते ही वीनू घबरा उठी थी। तो फिर क्यों मिलना चाहती उससे? जानती नहीं कि यह अतीत अगर शादी के बाद भी हावी रहे तो कितनी तकलीफ देता है। मुझे देखकर भी तो कुछ भी क्यों सीखना नहीं चाहती रे? भारती बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वह जिस संतरास को झेल रही थी उससे वीनू को बचाना चाहती थी। वीनू भारती के घर से लौटी तो काफ़ी संभल चुकी थी। भारती दीदी का भी उसे कितना सहारा था, और परिचय था तो सिर्फ 15 दिनों का। उसमें भी वह उनके बहुत करीब आ गई थी। दोनों एक ही जगह से कंप्यूटर कोर्स कर रही थी, और वही दूसरी मुलाकात में ही वीनू को उसमें इतना अपनापन लगा कि दिल की सारी बातें उड़ेल दी उसके सामने। भारती दीदी अपनी विवाहित ज़िंदगी से खुश नहीं थी, क्योंकि उन्होंने जिसे चाहा वह नहीं मिला था, और पति के व्यसनों के कारण वह अपने गृहस्थी में सामंजस्य नहीं बिठा पा रही थी। इसी असंतुष्टि के कारण वह अपने पुराने प्यार से जुड़ गई थी, और दोनों विवाहित होने और बच्चे वाले होने के बाद भी मिलते थे। लेकिन उन्हें इस बात का संतोष था कि वे एक दूसरे को सच्चा प्यार करते हैं, इसलिए एक दूसरे से सुख दुख बांटते थे। लेकिन वीनू की स्थिति अलग थी। अजय उसे अच्छा लगता था, लेकिन अजय ने कभी कुछ कहा नहीं था। हाँ, अपने घर में उसे छूने की कोशिश ज़रूर की थी, पर भारती का कहना था कि प्यार में पहले शरीर नहीं बल्कि संवेदना आनी चाहिए। एहसास आते हैं, फिर समर्पण का भाव उत्पन्न होता है, और यह भी ज़रूरी नहीं कि शारीरिक संबंध बने ही। विवाह से पहले तो बिल्कुल गलत है। वीनू के जाने के बाद भारती स्वयं निढाल सी होकर बैठ गई। उसके अंदर ऐसी उदासी भर गई थी कि इस वक्त सिवाय पलंग पर पड़े रहने के अलावा उसके पास और कोई चारा ही नहीं था। सिवाय विश्राम से बात करने के उसके पास और कोई चारा नहीं था। विश्राम, उसका पहला प्यार, उसका अतीत जो आज भी उसकी ज़िंदगी पर हावी है, जिसके बिना वह अपने आप को अधूरा समझती है। अगर आज उसके वर्तमान में उसका साथ ना होता तो वह बिल्कुल टूट चुकी होती। यह एहसास ही उसे जीने को मजबूर कर रहा है कि कोई तो ऐसा है जो भले ही बहुत दूर है, लेकिन उसकी परवाह करता है, उसकी फिक्र करता है, उसे प्यार करता है, जिसके कंधे पर सिर रखकर वह रो सकती है। कहीं कहीं भारती को यह भी महसूस होता था कि विश्राम की उपस्थिति के कारण ही वह पूर्ण रूप से अपने पति से जुड़ नहीं पाई है। शुरू में उसने भरपूर कोशिश की थी, पर पति से प्यार के बजाय कड़वाहट पाने के कारण उसका मन छटपटा आता, और फिर वापस विश्राम की ओर मुड़ गया। उसके और पति की सोच में ज़मीन आसमान का अंतर था। जहाँ वह कला प्रेमी और संवेदनशील औरत थी, वहीं पति हर चीज़ को पैसों से तोलता था, रिश्तों में व्यावहारिकता ढूंढता था। जो भी बात कहो उसका लॉजिक पहले दो। भारती अंदर ही अंदर घुटती रहती है, जबकि विश्राम के सामने वह स्वयं को इतनी सहज महसूस करती है कि उसके मनोभाव पिघल उठते। वह अच्छी तरह से जानती थी कि अगर विश्राम न होता तो वह पति से सामंजस्य बिठाने की ज़्यादा कोशिश करती, या फिर स्वयं को उसके अनुरूप ढाल लेती। लेकिन अब विश्राम से फ़ोन पर बात कर उसने बहुत हल्का महसूस किया था। उसने महसूस किया था कि प्यार किसे कहते हैं। उसने विश्राम से मिलकर ही जानी थी यह बात, लेकिन उसमें भी तब विद्रोह करने की शक्ति नहीं थी, इसलिए विवाह नहीं कर पाई थी। लेकिन वीनू की तरह उन दोनों का जुड़ाव, वे तो 4 सालों तक एक दूसरे से मिलते रहे थे। इसलिए भारती चाहती थी कि वीनू अभी अजय से मुक्त हो जाए, नहीं तो वह भी अपने पति के प्रति न तो पूर्णतया समर्पित हो पाएगी और ना ही उसके साथ न्याय कर पाएगी। जिंदगी भर एक कसक सी बनी रहेगी, और प्रेमी और पति के बीच तुलना कर उसका वर्तमान कभी भी सुखद न हो सकेगा। वीनू फिर 2 दिन के बाद आई। दीदी, मैं अजय के सामने बहुत रोई, लेकिन उसने सिर्फ यही पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। एक बार भी ये नहीं कहा कि वो क्या चाहता है या मुझसे प्यार करता है।
मैं जानना चाहती थी कि उसकी क्या प्रतिक्रिया है, लेकिन वो तो इतना नॉर्मल था मानो उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा है। चल अच्छा ही है, अब तो तू उसे भूलने में कोई दिक्कत नहीं पाएगी ना। ये मात्र दोस्ती ही थी, पर उसने कहा है कि मैं उससे फिर मिलूं। वीनू ने बताया तो उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वह स्वयं भी ऐसा ही चाहती है। जानती हो दीदी, कल मुंबई से दिनेश का फ़ोन आया था। मैं कुछ भी बोल नहीं पाई। घर में सबने डांटा। उसने कहा अब बातें करने को तैयार रहना, मैं फिर फ़ोन करूँगा। लेकिन मैं क्या करूँ? अजय और दिनेश के चेहरे मेरी आंखों के सामने गड्ढ-मड्ढ हो जाते हैं। मैं समझ ही नहीं पाती कि किसे सच मानूं। बार बार उसे समझाना निरर्थक सा लगा भारती को बार बार उसे समझाना निरर्थक सा लगा। आखिर तक दूसरों को फैसला ले आखिर कब तक दूसरों को फैसला लेने के लिए मनाया जा सकता है? दूसरों को फैसला लेने के लिए मनाया जा सकता है। हालांकि वह जानती थी कि उसकी तरह वीनू की ज़िंदगी बर्बाद न हो जाए। अपने वर्तमान में वह खुश रहे, वरना अतीत की काली परछाइयों की तरह सदा उसका पीछा करता रहेगा। 10 दिन बीत गए, वीनू नहीं आई। शाम घंटी बजी तो वीनू सामने थी। हमेशा की तरह उसके चेहरे पर वीरानी नहीं थी, वह खूबसूरत भी लग रही थी आज। बड़ी अच्छी लग रही हो वीनू, वरना हमेशा तो झल्ली बनी फिरती रहती हो। भारती ने उसे प्यार से झिड़का। दीदी, मैंने सोच लिया है। भारती आज तक अब जान चुकी थी कि वीनू की बिना किसी भूमिका से ही बात शुरू करने की आदत थी। जब भी मिलती बस शुरू हो जाती थी, मानो उसे दूसरे की परेशानी से कोई मतलब ही नहीं हो। कई बार बुरा भी लगता था भारती को कि कभी कभी दूसरे की बात भी तो सुननी चाहिए। हो सकता है दूसरा सुनने के मूड में ना हो। लेकिन वीनू भारती को बहुत सम्मान देती थी, इसलिए वह उसकी आदत को नज़रअंदाज कर देती थी। कहा कि वह मुंबई में ट्रांसफ़र करवा लेगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है दीदी, इस बीच दिनेश से भी फ़ोन पर बात होती रही है। फिर क्या सोचा है तुमने? भारती ने उसे फिर बहकते देख पूछ लिया। यही कि अजय को भूल जाऊंगी और दिनेश से प्यार करूंगी। यही सच है वीनू, आखिर दिनेश का इसमें क्या कसूर है जो तुम उसका हक छीन रही हो? हाँ दीदी, वह तो दिलो जान से मुझे प्यार करता है। अजय की यादों के साथ मैं अगर दिनेश के साथ फेरे लूँगी तो उसके प्रति अन्याय ही होगा और फिर हम दोनों ही सुखी नहीं रह पाएंगे। मेरी वजह से दिनेश की ज़िंदगी में तबाह नहीं होने दूंगी और याद करके अजय को मुझे मिलेगा भी क्या? अधूरापन ही ना, पूर्णता तो दिनेश से ही है। भारती ने प्यार से वीनू को देखा। आज वीनू ने अपनी सगाई वाली अंगूठी पहनी हुई थी और उसके गालों पर एक गुलाबी आभा बिखरी हुई थी जो उसके गेहुए रंग को और भी चमका रही थी। वीनू ने चहकते हुए आगे कहा, दीदी, कल दिनेश आ रहे हैं, मैं उसे आपसे मिलवाने लाऊंगी। वीनू चली गई। वीनू तो जा चुकी थी, लेकिन भारती को लग रहा था कि उसके सीने पर रखा कोई बोझ हट गया है। अपने ना सही, पर वीनू के वर्तमान को तो सुखद बनाने में वह कामयाब हो गई। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे सुमन जी की लिखी हुई कहानी अतीत के साए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।